हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टो प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। एंड गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 6 ऐसे म्यूचुअल फंड्स के बारे में जो कि आपके लिए काफी शानदार हो सकता है साल 2025 में। तो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 6 ऐसे म्यूचुअल फंड्स के बारे में जो कि साल 2025 में आपके लिए बेहद ही शानदार हो सकता है। तो चलिए गाइस, पहले बात कर लेते हैं 2 ऐसे फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में जो कि आपके लिए काफी बेहतरीन होने वाला है। तो गाइस, बात करें सबसे पहले फ्लेक्सी कैप फंड्स के बारे में, तो यहाँ पे हम लोग 2 फंड्स के बारे में बात करेंगे फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का। पहला फंड है आपका जेएम फ्लेक्सी कैप फंड, सेकंड फंड है गाइस यहाँ पे आपके लिए एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड। एंड गाइस, इन दोनों फंड्स को हम लोग कंपेयर करने वाले हैं इसके कैटेगरी एवरेज से। तो पहले बात कर लेते हैं आपका हिस्टोरिकल रिटर्न का। तो लास्ट 1 ईयर में जेएम फ्लेक्सी कैप फंड का जो रिटर्न है गाइस वो है यहाँ पे आपका 45% का। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका 36.53% का। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 30.91% का, मोटा मोटी 31% का है। तो गाइस, लास्ट 1 ईयर में दोनों ही फ्लेक्सी का फंड्स का जो रिटर्न है अपने कैटेगरी एवरेज से काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। वो चाहे बात करें आप जेएम फ्लेक्सी का फंड का या फिर एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का। हालांकि बात करें इन दोनों में से एक बेहतरीन फंड का जिसका रिटर्न लास्ट 1 ईयर में बेहतर है तो वो फंड है यहाँ पे आपके लिए जेएम फ्लेक्सी का फंड, जो कि आपको 45% के हिसाब से रिटर्न बना के दिया हुआ है लास्ट 1 ईयर में। बात करी गई पिछले 3 सालों का रिटर्न का तो जेएम फ्लेक्सी का फंड का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो है यहाँ पे आपका 28.04% का। एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 25.47% का। एंड बात करी कैटेगरी एवरेज का पिछले 3 सालों का रिटर्न का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 17.28% का। तो गाइस, पिछले 3 सालों में भी देखे तो दोनों ही फंड्स का रिटर्न अपने कैटेगरी एवरेज से काफी अच्छा, काफी बेहतर दिखने को मिलता है। लेकिन बात करें इन दोनों में से एक बेस्ट फंड का जिसका रिटर्न पिछले 3 सालों में भी काफी शानदार है तो वो फंड यहाँ पे आपके लिए अगेन जेएम फ्लेक्सी का फंड, जिसने आपको मोटा मोटी 28% पर एनम के हिसाब से रिटर्न बना के दिया हुआ है पिछले 3 सालों में। बात करी गई पिछले 5 सालों का रिटर्न का तो जेएम फ्लेक्सी का फंड का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का वो है यहाँ पे आपका 25.37% का। एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न की बात करें तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 23.15% का। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का पिछले 5 सालों का रिटर्न का तो वो है यहाँ पे आपका 19.1% का। तो गाइस, सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर एंड लास्ट 3 ईयर, लास्ट 5 ईयर में भी देखे तो दोनों ही फंड्स का रिटर्न अपने कैटेगरी एवरेज से काफी शानदार दिखने को मिल जाता है। लेकिन बात करी गई जिन दोनों में से एक बेहतरीन फंड का तो जेएम फ्लेक्सी का फंड अगेन काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है पिछले 5 सालों में भी। हालांकि इन दोनों फंड्स के परफॉर्मेंस के बीच में जो डिफरेंस है पिछले 5 सालों में वो बहुत ज्यादा का नहीं है, मोटा मोटी 2% का ही दिखने को मिल रहा है। तो दोनों फंड अच्छा है लेकिन कंपैरेटिव टर्म में जेएम फ्लेक्सी का फंड यहाँ पे बेहतर दिखने को मिलता है। वहीं गाइस, बात करें इन दोनों ही फंड्स का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का तो पहले बात कर लेते हैं आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो जेएम फ्लेक्सी का फंड का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 13.73 का। एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 12.64 का। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का स्टैंडर्ड डेविएशन का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 13.22 का। तो फ्रेंड, स्टैंडर्ड डेविएशन के मामले में देखें तो यहाँ पे एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड ज्यादा बेहतर दिखने को मिलता है क्योंकि इस फंड का जो रिटर्न की वोलेटिलिटी है वो कम दिखने को मिल रहा है। तो आप बड़े आसान तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई इस फंड का जो परफॉर्मेंस है आगे चल के कितना अच्छा या फिर कितना खराब होने वाला है। तो आपके लिए आसान रहेगा प्रिडिक्ट करना कि भाई इस फंड का परफॉर्मेंस कैसा होने वाला है आने वाले टाइम में। और जेएम फ्लेक्सी का फंड देखे तो थोड़ा सा ज्यादा वोलेटाइल रहता है। बात करी गई शार्प रेशियो का तो जेएम फ्लेक्सी का फंड का जो शार्प रेशियो है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.45 का। एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का शार्प रेशियो की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.34 का। एंड बात करी कैटेगरी एवरेज का शार्प रेशियो का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.79 का। तो गाइस, शार्प रेशियो के मामले में देखो तो दोनों फंड्स बेहतर है अपनी कैटेगरी एवरेज से। इसका मतलब यही गाइस कि दोनों फंड्स का जो रिटर्न है बेहतर रहता है अपने रिस्क के कंपैरिजन में। और कैटेगरी एवरेज देखे तो रिस्क ज्यादा लेता है एंड रिटर्न आपको कम बना के देता है। हालांकि बात करें इन दोनों में से एक बेहतरीन फंड का जिसका शार्प रेशियो बेहतर है तो फंड है यहाँ पे आपके लिए जेएम फ्लेक्सी का फंड। हालांकि दोनों फंड्स के शार्प रेशियो के बीच में बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है।
लास्टली बात करी गई अल्फा का, तो जेएम फ्लेक्सी का फंड का जो अल्फा है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 10.85% का। एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का अल्फा की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका 8.4% का। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का अल्फा का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.51% का। तो गैस अल्फा के मामले में भी देखें तो दोनों फंड्स काफी शानदार दिखने को मिलता है। इसे ये पता चलता है गैस कि दोनों ही फंड्स अपने बेंचमार्क इंडेक्स को पिछले 3 सालों में काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट किया हुआ है। लेकिन बात करेंगे इन दोनों में से एक बेहतरीन फंड का, तो फंड यहाँ पे अगेन आपके लिए है जेएम फ्लेक्सी का फंड, जिसने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को पिछले 3 सालों में मोटा मोटी 11% से बीट किया हुआ है। तो गाइज ये रही बात आपका इन दोनों ही फ्लेक्सी का फंड्स का हिस्टोरिकल रिटर्न का एंड डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। और गाइज यहाँ पे देखें तो ओवरऑल रिटर्न के मामले में जेएम फ्लेक्सी का फंड ज्यादा बेहतर दिखने को मिलता है। वहीं बात करें रिस्की एलिमेंट के मामले में, तो उस केस में एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड आपके लिए ज्यादा बेहतर दिखने को मिल रहा है। तो आप इन दोनों में से किसी एक फंड को चूज कर सकते हैं अपने रिस्क प्रोफाइल को ध्यान में रखते हुए। हालांकि गाइज अगर आप मेरे से पूछेंगे कि भाई मेरे लिए कौन सा फंड यहाँ पे बेहतर होगा, तो मैं थोड़ा सा ज्यादा रिस्क लेना जानता हूँ या फिर चाहता हूँ, तो मैं जाऊंगा जेएम फ्लेक्सी का फंड के साथ, ना कि एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड के साथ। वहीं अगर आप थोड़ा सा कम रिस्क लेना चाहते हैं, इन दैट केस आप जा सकते हैं एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड के साथ। गाइज अब चलिए गाइज बात कर लेते हैं ऐसे ही 2 मिड कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में, जो कि आपके लिए बेहद ही शानदार हो सकता है और आने वाले 15 सालों में आपको बेहतरीन तरीके से पैसे बना के दे सकता है। तो गाइस बात करें मिड कैप फंड्स का, तो यहाँ पे भी हम लोगों ने 2 फंड चूज करा हुआ है मिड कैप कैटेगरी से। पहला फंड है आपका एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। सेकंड फंड है यहाँ पे आपके लिए मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। एंड गाइस इन दोनों फंड्स को भी हम लोग कंपेयर करने वाले हैं इसके कैटेगरी एवरेज से। तो पहले बात कर लेते हैं आपका हिस्टोरिकल रिटर्न का। तो लास्ट 1 ईयर में एचडीएफसी मिड कैप फंड का जो रिटर्न है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 36.63% का। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 62.62% का। एंड बात करी गई इस कैटेगरी एवरेज का पिछले 1 साल का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 37.05% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में यहाँ पे देखे तो अनडाउटेडली मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। और गाइस मैंने भी इस फंड में ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है, मेरा एसआईपी चल रहा है, ये मैं आपको बता दूं। यहीं पे एक थोड़ा सा डिस्क्लेमर भी है आप सभी के लिए। बात करी गई पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो एचडीएफसी मिड कैप फंड का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 28.85% का। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका 36.29% का। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 23.24% का। तो गैस पिछले 3 सालों में भी देखे तो यहाँ पे दोनों ही फंड्स का रिटर्न अपने कैटेगरी एवरेज से बेहतर दिखने को मिलता है। स्पेशली बात करें मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का, तो इसका रिटर्न काफी शानदार दिखने को मिल जाता है 36.29% का। बात करी गई पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो एचडीएफसी मिड कैप फंड का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का वो है यहाँ पे आपका 29.21% का। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 33.66% का। एंड बात करी कैटेगरी एवरेज का पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 27.31% का। तो गाइस पिछले 5 सालों में भी देखे तो दोनों ही मिड कैप फंड्स का रिटर्न अपने कैटेगरी एवरेज से देखे तो बेहतर दिखने को मिलता है। हालांकि बात करी गई जिन दोनों में से एक बेहतरीन फंड का जिसका रिटर्न पिछले 5 सालों में काफी शानदार है, तो वो फंड यहाँ पे आपके लिए अगेन मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, जिसने आपको मोटा मोटी 33.5% के आसपास में रिटर्न बना के दिया हुआ है। वहीं गाइस बात करें इन दोनों ही फंड्स का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का, तो पहले बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो एचडीएफसी मिड कैप फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 13.9 का। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 15.4 का। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 14.83 का। तो गाइस स्टैंडर्ड डिवीजन के मामले में देखें तो यहाँ पे क्लियरली एचडीएफसी मिड कैप फंड ज्यादा बेहतर दिखने को मिलता है, क्योंकि इस फंड का जो रिटर्न की वोलाटिलिटी है वो कम दिखने को मिल रहा है बनस्पत मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड एंड कैटेगरी एवरेज। बात करी गई साफ रेशियो का, तो एचडीएफसी मिड कैप फंड का जो साफ रेशियो है वो है यहाँ पे आपका 1.43 का। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का साफ रेशियो की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.67 का। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का साफ रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.06 का। तो गाइस साफ रेशियो के मामले में देखें तो यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ज्यादा बेहतर दिखने को मिलता है, क्योंकि इस फंड का साफ रेशियो ज्यादा है और गाइस साफ रेशियो जितना बेहतर होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। लास्टली गाइस बात करें अल्फा का, तो एचडीएफसी मिड कैप फंड का जो अल्फा है वो है यहाँ पे आपका 5.68% का।
मोतीलाल ओसवाल मिड का फंड का अल्फा की बात करें तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 12.02% का। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का अल्फा का तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.95% का। तो गाइस अल्फा के मामले में देखें तो यहाँ पे वैसे दोनों फंड्स का अल्फा अपने कैटेगरी एवरेज से बेहतर दिखने को मिलता है। हालांकि बात करी गई जिन दोनों में से एक बेहतरीन फंड का जिसका अल्फा बेहतरीन है तो वो फंड यहाँ पे आपके लिए मोतीलाल ओसवाल मिड का फंड जिसका अल्फा 12% का है। यानी कि इस फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को पिछले 3 सालों में मोटा मोटी 12% से बीट किया हुआ है। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही मिड कैप फंड्स का हिस्टोरिकल रिटर्न का एंड डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। और गाइस यहाँ पे देखें तो ओवरऑल मोतीलाल ओसवाल मिड का फंड मुझे काफी शानदार दिखने को मिल जाता है, वो चाहे बात करें आप रिटर्न का या फिर रिस्क का। हाँ, रिस्क के मामले में देखें तो इस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन थोड़ा सा हाइयर साइड में जरूर है। तो अगर आप एक ऐसे फंड के साथ जाना चाहते हैं जहां पे वोलेटिलिटी कम है, इन दैट केस आप HDFC मिड कैप फंड को चूज कर सकते हैं। वहीं अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर है जो कि थोड़ा सा ज्यादा वोलेटिलिटी को झेल सकते हैं, इन दैट केस आपके लिए मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड काफी शानदार हो सकता है। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं दो ऐसे ही स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में। तो गाइस बात करें स्मॉल कैप फंड्स का तो यहाँ पे भी हम लोगों ने दो फंड चूज करा हुआ है स्मॉल कैप कैटेगरी से। पहला फंड है आपका निप्पॉन स्मॉल कैप फंड, फिर है आपका टाटा स्मॉल कैप फंड। एंड गाइस इन दोनों फंड्स को हम लोग कंपेयर करने वाले हैं इसकी कैटेगरी एवरेज से। और गाइस आपको पहले ही बता दूं कि इन दोनों फंड्स में सिर्फ और सिर्फ SIP ही अलाउड है, लमसम अलाउड नहीं है। तो पहले बात कर लेते हैं हिस्टोरिकल रिटर्न का। तो लास्ट 1 ईयर में निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 36.37% का। टाटा स्मॉल कैप फंड का पिछले 1 साल का रिटर्न की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका 41.26% का। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का पिछले 1 साल का रिटर्न का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 35.14% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में दोनों फंड्स का रिटर्न देखें तो बेहतर ही दिखने को मिलता है। हालांकि टाटा स्मॉल कैप फंड ने ज्यादा बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया हुआ है लास्ट 1 ईयर में। बात करें गाइस पिछले 3 सालों का रिटर्न का तो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो है यहाँ पे आपका 29.6% का। टाटा स्मॉल कैप फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 27.48% का। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का पिछले 3 सालों का रिटर्न का तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 24.18% का। तो गाइस पिछले 3 सालों में भी देखें तो यहाँ पे दोनों ही स्मॉल कैप फंड्स का रिटर्न अपने कैटेगरी एवरेज से बेहतर दिखने को मिलता है। एंड दोनों फंड्स के रिटर्न के बीच में देखें तो बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है। हालांकि निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर दिखने को मिलता है। बात करें गाइस पिछले 5 सालों का रिटर्न का तो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 36.58% का। टाटा स्मॉल कैप फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 34.29% का। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का पिछले 5 सालों का रिटर्न का तो वो है यहाँ पे आपका 32.67% का। तो गाइस पिछले 5 सालों में भी देखें तो दोनों ही फंड्स का रिटर्न अपने कैटेगरी से बेहतर दिखने को मिलता है। एंड दोनों फंड्स के रिटर्न के बीच में जो डिफरेंस है पिछले 5 सालों में भी बहुत ज्यादा का नहीं है, मोटा मोटी 1.5 से 2% का डिफरेंस दिखने को मिलता है। हालांकि निप्पॉन स्मॉल का फंड थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म कर रहा है पिछले 5 सालों में भी। वहीं गाइस बात करें इन दोनों ही फंड्स का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का तो पहले बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो निप्पॉन स्मॉल का फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 14.88 का। टाटा स्मॉल का फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करें तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 13.35 का। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का स्टैंडर्ड डिवीजन का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 15.27 का। तो गाइस यहाँ पे देखें तो स्टैंडर्ड डिवीजन के मामले में टाटा स्मॉल का फंड ज्यादा बेहतर दिखने को मिलता है क्योंकि इस फंड की जो रिटर्न की वोलेटिलिटी है वो कम दिखने को मिल रहा है। वो चाहे बात करें आप कैटेगरी के कंपैरिजन में या फिर निप्पॉन स्मॉल का फंड के कंपैरिजन में। बात करें गाइस साफ रेशियो का तो निप्पॉन स्मॉल का फंड का जो साफ रेशियो है वो है यहाँ पे आपका 1.51 का। टाटा स्मॉल का फंड का साफ रेशियो की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.57 का। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का साफ रेशियो का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.15 का। तो गाइस साफ रेशियो के मामले में भी देखें तो यहाँ पे टाटा स्मॉल का फंड काफी शानदार दिखने को मिल जाता है। लास्टली बात करी गाइस अल्फा का तो निप्पॉन स्मॉल का फंड का जो अल्फा है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 8.34% का। टाटा स्मॉल का फंड का अल्फा की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 8.86% का। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का अल्फा का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 3.19% का। तो गाइस अल्फा के मामले में भी देखें तो आपका जो टाटा स्मॉल का फंड है ये बेहतर दिखने को मिलता है क्योंकि इस फंड का अल्फा मोटा मोटी 9% का है। हालांकि निप्पॉन स्मॉल का फंड का भी अल्फा देखे तो ऑलमोस्ट सिमिलर लाइन पे दिखने को मिलता है, बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही स्मॉल कैप फंड्स का हिस्टोरिकल रिटर्न का एंड डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। और गाइस यहाँ पे देखे तो ओवरऑल मुझे
टाटा स्मॉल का फंड ज्यादा बेहतर दिखने को मिलता है। अगर आप रिटर्न एंड रिस्क रेशियोज दोनों को एक साथ मिला के देखते हैं तो टाटा स्मॉल का फंड यहाँ पे बेहतर है। वहीं अगर आप सिर्फ रिटर्न के आधार पे ही जाना चाहते हैं, इन दैट केस आपके लिए निप्पॉन स्मॉल का फंड भी काफी शानदार हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है, सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। वहीं गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो या फिर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो आप सभी को, देन प्लीज वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट करें। एंड गाइस, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइस, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा।